हाय एवरीवन, तो आज हम लोग अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 26 सुप्रीम कोर्ट। अब इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की ये वाली, इस वीडियो में अगर आप लोगों ने पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट वाला चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और उसके ऊपर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं हमें उनको काफ़ी अच्छे से करना है। और इसी वजह से मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की। इसमें हमने ना सिर्फ पार्लियामेंट वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, बल्कि हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 25 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 20 ईयर्स में पूछे गए हैं हमने उन सभी को कवर किया है इस वाली वीडियो में। साथ ही पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बाद जो दो आपके चैप्टर्स थे, पार्लियामेंट्री फोरम्स एंड पार्लियामेंट्री ग्रुप, हमने इनको भी इसी वीडियो में कवर कर लिया है। तो इन केस आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये प्लेलिस्ट देख के हमने ये दोनों चैप्टर्स कवर किए हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, और ये दोनों चैप्टर्स ना आप एक रीड कर लोगे एक ही बार सिर्फ लक्ष्मीकांत से, दैट इज़ मोर देन इनफ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इससे पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 26 सुप्रीम कोर्ट। तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम लोग अपॉइंट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ओथ कौन दिलवाता है उनको, सैलरीज कौन डिसाइड करता है, कितना टेन्योर होता है, रिमूवल प्रोसेस क्या होता है। अगर आप लोगों ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक किया था इम्पीचमेंट प्रोसेस, कि किस तरीके से हम लोग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को उनका टर्म पीरियड पूरा होने से पहले उनको उनकी पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली वही हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमूवल, कि किस तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीच कर सकते हैं उनकी पोजीशन से। देन पढ़ने वाले हैं एक्टिंग, एडहॉक एंड रिटायर्ड जजेस के बारे में। देन सुप्रीम कोर्ट सीट कहाँ पे दिल्ली में है तो क्यों है, दिल्ली के अलावा भी क्या कहीं सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो सकता है। देन प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम लोग वो इंडिपेंडेंस मेक श्योर करते हैं ये पता लगाना है हमको। देन हम लोग पढ़ेंगे ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स है, किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुना सकता है, कहाँ नहीं सुना सकता है, वगैरह वगैरह। एंड देन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एंड लास्टली कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से ये चैप्टर। तो आपको पता होगा अमेरिका में ना डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट स्टैब्लिश है। डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट का मतलब है कि आपका एक कोर्ट है सेंटर पे और हर एक स्टेट का अपना अपना कोर्ट है, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट होते हैं ना वैसे ही। तो सेंटर वाला बस सेंटर के लिए लॉज बनाएगा और स्टेट वाला सिर्फ अपने स्टेट के लिए लॉज बनाएगा। तो यूएसए में हम लोग वो फॉलो करते हैं। आपको पता है यूएसए में भी फेडरल गवर्नमेंट है, इंडिया में भी फेडरल गवर्नमेंट है। ऑल्दो इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि पावर जो है आपकी सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइडेड रहेंगी, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 कि कौन किस लिस्ट पे किन मैटर्स पे कानून बना सकता है, राइट। तो ये हमें सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद हमने कोर्ट के सिस्टम में हमने फेडरल स्ट्रक्चर नहीं अपनाया, हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम अपनाया है, जहाँ पे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, देन हमारा एक हाई कोर्ट आता है, देन हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, हर जिले के लिए कोर्ट होगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स में आपके आ जाते हैं फैमिली कोर्ट हो गया, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, सीबीआई कोर्ट, एनआईए कोर्ट। तो ये सारे कोर्ट ये आ जाते हैं। तो ये आपकी कोर्ट्स की हायरार्की है। तो कोई भी मैटर अगर मुझे किसी भी मैटर पे अगर मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे केस करना है, तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती हूँ, मुझे नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उनके जजमेंट से, तो जाके मैं ऊपर ऊपर ऐसे हायरार्की फॉलो करती जाऊँगी। समझ में आ गया। तो इंडिया में इसी चीज़ को हम लोग इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेंटर के लिए एक कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट जो सिर्फ सेंटर के मामलों में ही डिसीजन देगा, बाकी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। समझ में आ गया। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड द हाई कोर्ट्स बिलो इट। समझ में आ गया। इसके बाद आता है दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये रहा आपका प्री का क्वेश्चन कि ये हमने कहाँ से उठाया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया है। एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। समझ में आ गया। जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए ही कानून बना सकता है। नाउ in USA, on the other hand, the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by state judiciary। जो वहाँ के सेंट्रल लेवल के जो भी लॉज है वो सेंट्रल कोर्ट एक है जो इम्प्लीमेंट करता है और स्टेट लेवल के जो है वो स्टेट कोर्ट करता है। There is thus a double system of courts in USA, one for the center and the other for the states। क्लियर है।
टू सम अप, इंडिया ऑल्दो अ फेडरल कंट्री लाइक द यूएसए हैज़ अ यूनिफाइड जुडिशरी एंड वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड ऑन January 28, 1950, ये आपको पता होना चाहिए। इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया established under the Government of India Act 1935. However, the jurisdiction of the Supreme Court is greater than that of its predecessor. This is because the Supreme Court has replaced the British Privy Council as the highest court of appeal. Clear है ये चीज़। तो इंडिया में हमारा एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जहाँ सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, उसके नीचे हमारे हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक सिंगल सिस्टम है जो सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करता है। ये सिस्टम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। यूएसए का सीन थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। फेडरल लॉज को फेडरल जुडिशरी इन्फोर्स करती है और स्टेट लॉज को स्टेट जुडिशरी करती है, यानी सेंटर के लिए अलग कोर्ट्स हैं और स्टेट के लिए अलग कोर्ट्स हैं। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, इंडिया फेडरल कंट्री होने के बाद भी यूएसए से एक अलग यूनिफाइड जुडिशरी रखता है। क्लियर है ये चीज़। सुप्रीम कोर्ट को इंडिया में January 28, 1950 को इनॉग्रेट किया गया था। इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया जो 1935 एक्ट के अंडर बना था, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स उससे ज़्यादा है क्योंकि इसने ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील से रिप्लेस कर दिया था। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट है। आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, independence, jurisdiction, powers, procedures and so on of the Supreme Court. The Parliament is also authorized to regulate them. Clear है ये चीज़। कभी कभी ना हम कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि हो सकता है पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट ना करता हो, जुडिशरी में इंटरफेयर ना करता हो, पर पार्लियामेंट करता है। कहाँ कहाँ करता है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये लाइन आप लोग ध्यान रखना। और एक चीज़, हमने जो जितना भी इस पार्ट में पढ़ा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अब हम लोग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर आप लोग ये पार्ट अच्छे से समझ लेते हो ना, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है, वहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर एकदम क्लियर है तो हाई कोर्ट वाला चैप्टर समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, 5-10 मिनट लगेंगे, दैट्स इट। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, दैट्स इट। सुप्रीम कोर्ट हमारा सेंटर के लिए काम करता है, हाई कोर्ट हमारा स्टेट के लिए काम करता है। सिमिलरली अगर आप लोगों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये चैप्टर समझे होंगे तो आपको गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स ये चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ये चीज़? तो इसलिए ध्यान से समझना ये चीज़। तो हम लोग अब करने वाले हैं कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, किस तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, क्या प्रोसेस है। तो एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। तो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, जिसमें से एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड बाकी के जो 33 जजेस हैं ना, इनको हम लोग प्यूनी जजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? प्यूनी जजेस, यानी कि सीनियर जजेस, पर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे नीचे है। क्लियर है ये चीज़? तो ये हो गए हमारे 33 ये वाले जजेस एंड 1 हो गए ये। अब इनको अपॉइंट कौन करता है देखते हैं। तो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑल 34 जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर है ये चीज। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने से पहले हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, वो कंसल्टेशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ, उन जजेस के साथ जिनके साथ कंसल्ट करने की उनको ज़रूरत लगती है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आते हैं द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब बाकी के जो 33 जजेस हैं इनको भी कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। क्लियर है ये चीज़। तो दोबारा समझते हैं। तो इनको अपॉइंट करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट। कंसल्ट करते हैं किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ। ये हमने समझ लिया। बाकी के 33 जो जजेस हैं उनको भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कंसल्टेशन करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ, जो भी उनको ज़रूरी लगते हैं। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आता है हमारे पास द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी एंड इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस। अब मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ।
तो अब ना ये पूरा प्रोसेस हमको ध्यान से समझना है कि किस तरीके से हम लोग एग्जैक्टली चीफ जस्टिस और हमारे जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो हमारे ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट होते हैं ना, इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम की हेल्प से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। इस कोलिजियम सिस्टम के बारे में ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये जुडिशरी की खुद की इन्वेंशन है। क्लियर समझ में आ गया? तो जुडिशरी ने खुद ही ये चीज़ इन्वेंट की है, इस तरीके से जो जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये जो कोलिजियम सिस्टम है ना, ये आपका ओवर टाइम हुआ है, एकदम से नहीं हुआ है ये चीज़, बल्कि इसके रिगार्डिंग भी 4 केसेस है जिनको आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? तो इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन वाले टॉपिक में, और इसमें हम लोग टोटल 4 केसेस पढ़ने वाले हैं। ये 4 केसेस पढ़ने के बाद इन पॉइंट्स को दोबारा पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट जज केस में क्या बोला, मैंने आपको क्या बताया, पहले ये बताओ कि हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और जो जजेस हैं उनको, ठीक है। तो ये फर्स्ट जज केस कहता है कि जब हमारे प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं इन 33 जजेस को अपॉइंट करने के लिए, तो कंसल्टेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, हम लोगों ने एक दूसरे की बात सुनी, कंसल्ट किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप ना ए को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो, क्लियर है, उसने रीज़न भी दे दिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को कि ये रीज़न से, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है, तो कंसल्टेशन हो गया। लेकिन प्रेसिडेंट को उनकी बात वैलिड लगती है नहीं लगती है, ये पूरी प्रेसिडेंट की चॉइस है। तो हो सकता है प्रेसिडेंट ए को ना बना के बी को बना दे जज, क्लियर है चीज़। तो फर्स्ट जज केस में यही बोला गया कि जो आपकी कंसल्टेशन है ना, वो आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, उनका डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि आप लोगों ने एक्सचेंज कर लिए एक दूसरे के व्यूज़, दैट्स इट। तो ये केस हुआ था 1982 में, क्लियर है ये चीज़। तो ये तो वैसे ही अपॉइंट होंगे जैसे प्रेसिडेंट अभी हो रहा था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करने के बाद, क्लियर है चीज़। अब बात हो रही है इन 33 जजेस की। तो इसके केस में बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो आप कंसल्टेशन करते हो ना प्रेसिडेंट को, वो कंसल्टेशन एक नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, वो मानना ना मानना आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बोल दिया आपको वो चीज़ माननी ही पड़ेगी, क्लियर है चीज़। ये फर्स्ट जज के केस में हुआ। देन आता है हमारा सेकेंड जज केस जो कि 1993 में हुआ। अब ये क्या बोलता है, ये इन्होंने ना अपना पहला वाला डिसीजन चेंज कर लिया। इन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब जो भी राय देंगे प्रेसिडेंट को वो राय माननी पड़ेगी। अब वो एक ऑब्लिगेशन है, एक बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि आपको ए को बनाना है जज, तो प्रेसिडेंट को ए को ही बनाना पड़ेगा जज, क्लियर है चीज़। तो ये बाइंडिंग है पहली चीज़। दूसरी चीज़ इस केस ने ये बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना अब अकेले कोई राय नहीं देंगे, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट को जो राय देंगे ना, उस राय को वो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद जाके वो राय प्रेसिडेंट को देंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अकेले वो राय प्रेसिडेंट को नहीं दे सकते हैं, क्लियर है चीज़। तो द कोर्ट हेल्ड द कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस एंड इट ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज, फर्स्ट जज के केस में। दूसरे जज के केस में क्या हुआ, द कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर रूलिंग एंड चेंज्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस। हैंस इट रूल्ड दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन द मैटर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट द चीफ जस्टिस वुड टेंडर हिज एडवाइस ऑन द मैटर आफ्टर कंसल्टिंग 2 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कॉलीग्स, क्लियर है ये चीज़। तो हमारे जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो एडवाइस देंगे वो भी 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ डिस्कस करने के बाद ही प्रेसिडेंट को वो एडवाइस दी जाएगी। तो ये सेकंड जज के केस में बोला गया। इसके बाद आता है थर्ड जज केस, ये 1998 में हुआ था। अब ये क्या करता है, यहाँ पे जो ये था ना कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये 2 के साथ कंसल्ट करेंगे, यहाँ थर्ड जजेस के केस में वो नंबर बढ़ा दिया गया। तो पहले जो ये बाइंडिंग था कि प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी 2 बार 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट को वो चीज़ बताएंगे वो। तो यहाँ पे वो 2 की जगह 4 कर दिया गया, यानी कि अब ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको भी कोई मैटर अगर प्रेसिडेंट को राय देनी है 33 जजेस को अपॉइंट करने के लिए, तो वो भी अब 4 जनों के साथ डिस्कस करेंगे, 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जाके वो फैसला वो प्रेसिडेंट को बताएंगे, क्लियर है ये चीज़। और यहाँ एक कैच और दिया गया कि ये जो प्लूरैलिटी ऑफ जजेस कर
कर दिया है हमने। साथ ही यहाँ पे कोई भी जैसे 33 जजेस को अगर अपॉइंट करना है तो यहाँ पे वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में जैसे ए को अपॉइंट करना है मान लो, और यहाँ पे वोटिंग चल रही है इन पांचों के बीच में, तो यहाँ भी अगर दो लोग ऑपोजिट हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं चाहते ए अपॉइंट हो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस ए को अपॉइंट करने की बात प्रेसिडेंट को नहीं बता सकते जब तक कि तीन लोग उस चीज़ के डिसीजन पर अग्री ना हो जाएं। अगर दो लोग अग्री हैं या दो लोग देखो 4 में से अगर 2 भी आपके नहीं मान रहे हैं तो आप वो फैसला नहीं सुना सकते प्रेसिडेंट को जब तक 3 ना मान जाए। क्लियर है ये चीज़ तब तक। और अगर मान लो कोई ऐसी राय आ जाती है, कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे 2 लोग ना कर रहे हैं कि आप ए को अपॉइंट नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को ए का नाम रेकमेंड कर दिया, और प्रेसिडेंट को बताना तो पड़ेगा ना कि हमारी जो है आपस में मेजॉरिटी नहीं बन रही है, 2 लोग अभी भी इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं, तो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि प्रेसिडेंट उस फैसले को मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी है, 3:1 की मेजॉरिटी आ रही है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर प्रेसिडेंट के ऊपर वो चीज़ बाइंडिंग है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। दोबारा समझो इस चीज़ को। तो 34 जजेस थे, इनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं सीनियर, उनके साथ प्रेसिडेंट कंसल्ट करके इनको अपॉइंट कर लेते हैं। अब बारी आती है 33 जजेस को अपॉइंट करने की। तो इन 33 जजेस को भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपॉइंट करने से पहले उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करना पड़ता है। साथ ही वो अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी फैसला अपना प्रेसिडेंट को देंगे, नंबर 1 वो फैसला प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। नंबर 2 वो फैसला देने से पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे वोटिंग होगी, और वोटिंग में 3:1 की मेजॉरिटी आनी चाहिए, 3:1 की मेजॉरिटी आनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 लोग भी अगेंस्ट हैं इस फैसले के, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो फैसला प्रेसिडेंट को नहीं दे सकते हैं, और अगर दे रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा 2 लोग डिसएग्री कर रहे हैं और हमारा ये फैसला है, तब उस केस में जाके प्रेसिडेंट के ऊपर वो चीज़ बाइंडिंग नहीं होगी। लेकिन अदरवाइज अगर 3:1 की मेजॉरिटी है तो प्रेसिडेंट को वो बात माननी ही पड़ेगी। क्लियर है ये चीज़। तो ये फैसला, ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। तो पहले केस में तो ये था कि जो भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस करेंगे वो मानना ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर है, सिर्फ कंसल्टेशन हो रहा है। सेकंड चीज़ में कंसल्टेशन को कॉन्करेंस से रिप्लेस कर दिया गया, और ये बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस देने से पहले 2 लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ से वो 2 की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई, 4 लोग हो गए। समझ में आ गया। तो अब इसको ज़रा रीड करते हैं। द कोर्ट applying the consultation process to be adopted by the Chief Justice of India requires consultation of plurality of judges। समझ में आ गया। The sole opinion of Chief Justice of India does not constitute the consultation process. He should consult a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court, and even if 2 judges give an adverse opinion, he should not send the recommendation to the government। अगर 2 लोग भी इसके अगेंस्ट है तो वो चीज़ ये गवर्नमेंट को सेंड ना करे। Next, the court held that the recommendation made by Chief Justice of India without complying the norms and requirements of the consultation process are not binding on the government। यानी कि 2 लोग मना कर रहे हैं बट उसके बावजूद जाके वो चीज़ बता दी गई है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के ऊपर वो चीज़ बाइंडिंग नहीं है। इसके बाद आता है आपका 4th जज केस जो 2015 का है। तो अब हुआ क्या ना, ये जो कोलिजियम सिस्टम है ना, अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो हर बार कुछ ना कुछ आर्टिकल इसके ऊपर प्रिंट होता है, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे ना पूरी तरीके से जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट है। कौन अपॉइंट होगा एज अ जज, कौन अपॉइंट नहीं होगा एज अ जज। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि क्या पता फेवरेटिज्म चल रहा हो, नेपोटिज्म चल रहा हो, कुछ भी ऐसा चल रहा हो, तो वहाँ पे पार्लियामेंट को एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। और पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम इस चीज़ को रेगुलेट करना भी चाहा है कि किस तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, लेकिन बार बार जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देता है। हर बार ये बोलता है कि नहीं, अगर हमने ये तरीका अपना लिया जो पार्लियामेंट कह रहा है तो जुडिशियल की जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की वो छिन जाएगी। समझ में आ गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को पूरी इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। तो इस तरीके से जो जुडिशरी है ना वो उस चीज़ को नल एंड वॉइड कर देती है। यही बात आपका 4th जज केस में कह रहा है।
the 99th Constitutional Amendment Act and the NJAC Act of 2014 aimed to replace the collegium system with the National Judicial Appointments Commission. However, in 2015, the Supreme Court struck down both as unconstitutional in the fourth judge case, restoring the collegium system. The court held that NJAC would कॉम्प्रोमाइज जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो ये जो आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसका मेन फोकस था जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स पर, स्पेशली जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को किस तरीके से अपॉइंट किया जाए, क्या किया जाए। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू आपका आया था NJAC, जो कि है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। समझ में आ गया? तो इसी के थ्रू ये बनाया गया था 2014 में, बट अगेन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम बर्खास्ती कर दिया पूरे तरीके से और बोला कि नहीं भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है ना उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इस वजह से जुडिशरी ने इसको पूरी तरीके से हटा ही दिया। तो ये आपका नहीं है। तो फोर्थ जज केस यही कह रहा है कि ऑल्दो पार्लियामेंट ने ट्राई किया है कई बार कि उसको रेगुलेट किया जाए, बट जुडिशरी हर बार उसको ये बोल देता है कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो इसी वजह से इसको हटा दिया गया 2015 में, और वापस आपका कोलिजन सिस्टम ही है जो आज की डेट में अपनाया जाता है जजेस को अपॉइंट करने के लिए। क्लियर है ये चीज़? अब बात करते हैं चीफ जस्टिस के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। तो 1950 से लेके आपका 1973 तक एक ट्रेडिशन था कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जो होंगे उनको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देंगे, ठीक है। लेकिन ये ट्रेडिशन तोड़ दिया गया आपका 1973 में। AN रे जो थे उनको चीफ जस्टिस बनाया गया और उनसे सीनियर 3 जजेस को सुपरसीड कर दिया गया। समझ में आ गया? फिर आपका 1977 में भी सेम यही चीज़ हुई। आपके जो ये MU बेग्स थे इनको बना दिया गया, जबकि एक और सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल थे उस टाइम पे, उनको नहीं बनाया गया। तो गवर्नमेंट ना अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रही थी। समझ में आ गया? बाद में फाइनली जब आपका सेकंड जज केस आया ना 1993 में, उन्होंने ये बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ रोक दी और कोर्ट ने डिसाइड किया कि सबसे सीनियर जज जो होंगे उन्हीं को आप लोग चीफ जस्टिस बनाएंगे। ये कोई अपनी डिस्क्रिशन आपकी नहीं चलेगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि ये जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एक जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से आप लोग कंसल्ट करोगे, राइट। तो ट्रेडिशन ये था कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे ना सुप्रीम कोर्ट के, आप उनको बना दोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी विल यूज़ कर रही थी और किसी को भी बना दे रही थी। 2 बार ऐसा हुआ। देन बाद में जब आपका सेकंड केस आया, सेकंड जज केस, तो वहाँ पे बोल दिया गया कि जो सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल होंगे आपको उन्हीं को बनाना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद आता है हमारे पास क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपको चीफ जस्टिस बनना है या जज बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन है जो आपको पूरी करनी है। देन ओथ एंड देन सैलरीज। तो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो पहला है ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और इनमें से कोई एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप क्वालिफाइड हो। तो पहला क्या है, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर, यानी कि कम से कम आपने 5 साल तक हाई कोर्ट में एज अ जज आप रहे हो। उसके बाद ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स, या फिर कम से कम आपने 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट आप रहे हो। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद है ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की ओपिनियन में आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, यानी लॉ के एक्सपर्ट हो जिसका नाम और काम हाई लेवल का हो एकदम। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल करते हो, साथ ही अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। क्लियर है ये चीज़? अब आपको ये चीज़ से इससे पता तो लग ही गया होगा, अगर आपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इन सब की क्वालिफिकेशंस पढ़ी है तो वहाँ पे आपने एक चीज़ अलग पढ़ी होगी, वहाँ पे उनकी एज भी मेंशन रहती है कि ही शुड बी दिस ईयर, मतलब 35 इतने साल के ये लोग होने चाहिए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एज का क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसीलिए फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द Constitution does not prescribe the minimum age for the appointment as a judge of the Supreme Court. Clear है ये चीज़? नाउ ओथ और अफर्मेशन की बात करें, बिफोर टेकिंग ऑफिस अ सुप्रीम कोर्ट जज मस्ट टेक एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट। इनको ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट कर देते हैं अपनी जगह पे वो इनको ओथ दिलवाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनको अपॉइंट कौन करता है, ओथ कौन दिलवाता है, ये अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है।
इसके बाद अब ये इनकी ओथ है, ये आप लोग एक बार बुक से पढ़ लेना। इसके बाद बात करते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस की। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय पार्लियामेंट। तो इनकी जो सैलरीज होती हैं वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। साथ ही जितने भी इनके पर्क्स होते हैं, जो भी प्रिविलेजेस होती हैं, लीव्स होती हैं, पेंशंस होती हैं, ये सारी ही चीज़ पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और साथ ही रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जज आर एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी एज मंथली पेंशन। तो इनको इनकी लास्ट जो भी इन्होंने सैलरी उठाई है उसका 50% एज अ पेंशन हर मंथ इनको दिया जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस की। कितने टाइम तक ये एज अ जज रहते हैं, कैसे इनको इनकी पोजीशन से हम लोग हटा सकते हैं। तो टेन्योर ऑफ जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर इट मेक्स द फॉलोइंग 3 प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा है कि 5 साल तक रहेंगे, 10 साल तक रहेंगे, बल्कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला क्या है? ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिज एज इज to be determined by such authority and in such manner as provided by parliament। यानी कि वो जो है 65 ईयर्स के जब तक नहीं होते हैं तब तक वो उस पोजीशन को होल्ड करते हैं, कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हों। ठीक है। इसके बाद है ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। यानी कि ये लोग अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। नाउ ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ दिस इज द थिंग जो हमें समझना है ध्यान से कि देखो, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं अगर वो अपनी पोजीशन से रिजाइन करना चाहते हैं, तो 65 ईयर्स एज के होने से पहले। ठीक है। लेकिन अगर वो उससे पहले भी प्रेसिडेंट उनको उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। कब? जब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को ये चीज़ बोले कि आपको इनको इनकी पोजीशन से हटाना है। समझ में आ गया? प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, ही और शी होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस लाइन का मतलब होता है जब तक प्रेसिडेंट की विल है तब तक वो इंसान जो है अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट चाहे, जब प्रेसिडेंट चाहे तब उनको उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस करते हैं ना, उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट ये काम करते हैं और उनको जिनको भी हटाना होता है जिनकी पोजीशन से हटा देते हैं। लेकिन ये वाला जो केस है ना, इसमें ये लोग प्रेसिडेंट की विल तक ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं, बल्कि ये इस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट बोलता है कि आपको ना इनको इनकी पोजीशन से हटाना है, तब प्रेसिडेंट उनको उनकी पोजीशन से हटाते हैं। समझ में आ गया? और प्रेसिडेंट ऐसा कब कर सकते हैं? तो ये है रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसेस। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे उनको हटाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन address by parliament has been presented to him in the same session for such removal। यानी कि प्रेसिडेंट भी तभी उनको उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं जब पार्लियामेंट बोलेगा। ठीक है। नाउ द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि जो रिमूवल प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का, उसको दोनों ही हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी यानी अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर है ये चीज? इसके बाद आता है द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल आर 2। 2 ग्राउंड्स पर इनको इनकी पोजीशन से हटा सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं। कौन से हैं? एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। अब एक चीज देखो, जब हम लोग प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को उनको इम्पीच करते हैं तो वहां भी कुछ होता है कि इस रिगार्डिंग में, इस चीज के रिगार्डिंग हम लोग प्रेसिडेंट को इम्पीच कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब वो चीज क्या है ये आपको तुरंत याद आना चाहिए। अब इस केस में क्या है, जब भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच कर रहे हैं उनकी पोजीशन से, तो हम 2 ही ग्राउंड्स पे कर सकते हैं। पहला तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब है कि अब ये उस कंडीशन में नहीं है कि कोई भी निर्णय ले सके, मेंटली स्टेबल नहीं है, फिजिकली स्टेबल नहीं है, जो भी है, तो वो इनकैपेसिटी है। लेकिन इन दोनों ही वर्ड्स को, प्रूव्ड मिसबिहेवियर को और इनकैपेसिटी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं कर रखा है एक्सप्लिसिटली। तो ये बस लिख दिया है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, लेकिन इन दोनों ही वर्ड्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं कर रखा है। नेक्स्ट, द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यानी कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये कहाँ पे मेंशन है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। ठीक है। अभी है क्या देखो,
अ रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा। यानी कि जजेस को जो रिमूव करने का जो मोशन है लोकसभा के केस में, उस मोशन को 100 मेंबर्स के द्वारा साइन किया होना चाहिए और राज्यसभा के केस में 50 मेंबर्स ने साइन किया होना चाहिए। इज टू बी गिवन टू द स्पीकर / चेयरमैन, और तब जाके हम लोग स्पीकर या चेयरमैन को वो मोशन देंगे। ठीक है, नाउ द स्पीकर चेयरमैन में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट। अब यहाँ पे ना स्पीकर और चेयरमैन की अपनी मर्जी है, वो हो सकता है इस मोशन को एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है रिजेक्ट कर दे कि नहीं ये मोशन हम इंट्रोड्यूस लोकसभा या राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इट इज एडमिटेड, अगर तो उन्होंने एडमिट कर लिया, then the speaker's chairman is to constitute a 3-member committee to investigate into charges। तब उनको जो मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों में से जो भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, उस आरोप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाएंगे। कौन बनाएंगे? स्पीकर या चेयरमैन। जो कमेटी होगी 3 मेंबर्स की, जो ये जांच पड़ताल करेगी कि जो भी आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर का या इनकैपेसिटी का, ये वैलिड है भी कि नहीं है। ठीक है, नाउ द कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ, अब इस 3 मेंबर्स की कमिटी में कौन कौन होंगे? चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या तो चीफ जस्टिस होंगे, और अगर मान लो चीफ जस्टिस के अगेंस्ट ही हम लोग वो मोशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यानी कि जिनको लॉ से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है वो होंगे। ठीक है, इसके बाद इफ द कमिटी फाइंड्स द जज टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ मोशन। अगर तो उस कमिटी ने ये पता लगा लिया कि हाँ ये चार्जेस एकदम सही है, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या तो इनकैपेसिटी का, तो फिर क्या होगा? वो हाउस उस मोशन को पास करेगा। आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, और दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से जब वो पास हो जाएगा, एन एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ द जज, तब जाके उसको हम लोग प्रेसिडेंट के आगे प्रेजेंट करेंगे। एंड फाइनली द प्रेसिडेंट पास एन ऑर्डर फॉर रिमूविंग द जज, और तब जाके प्रेसिडेंट जो है ये ऑर्डर देंगे कि हमें ये जो जज हैं इनको इनकी पोजीशन से हटाना है ऑन दिस ग्राउंड। समझ में आ गया? नाउ नो सुप्रीम कोर्ट जज हैज़ बीन इम्पीच्ड, अभी तक किसी को भी इम्पीच नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा एक इमोशन जो इंट्रोड्यूस ज़रूर हुआ था। The first such case was Justice V. Ramaswamy 1991-93, who was found guilty of misbehavior by an inquiry committee. However, the impeachment motion failed in the Lok Sabha as the Congress party abstained from voting. पर वो impeachment process ना, मतलब ये ना इनके पास जो powers थी ना, गाड़ी वाड़ी मिल रखी थी, अब वो प्राइवेट यूज़ के लिए तो होती नहीं है, ये प्राइवेट यूज़ के लिए भी करते थे, तो इसी वजह से इनके खिलाफ ये मोशन इंट्रोड्यूस हुआ था मिसबिहेवियर का, लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। समझ में आ गया? तो इसी वजह से अभी तक किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है। नाउ अब बात आती है एक्टिंग, एडहॉक एंड रिटायर्ड जजेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग जजेस की। तो एक्टिंग जज ना एक ऐसे टेम्परेरी जज को कहा जाता है जो किसी कोर्ट में तब काम करता है जब परमानेंट जज हमारा छुट्टी पे हो या रिटायर हो गए हों, या किसी वजह से जो जज है वो अवेलेबल नहीं हो। समझ में आ गया? और जो नए जजेस हैं वो अभी तक अपॉइंट नहीं हुए, तो वो काम करने के लिए हम लोगों ने फिलहाल के लिए आपको एज अ एक्टिंग जज अपॉइंट किया है। एडहॉक आपका इससे थोड़ा सा अलग होता है। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी। तो एडहॉक जजेस भी एक तरीके के टेम्परेरी जजेस होते हैं, लेकिन इनका यूज़ तब होता है जब कोर्ट में जजेस की कमी है और पेंडिंग केसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद रिटायर्ड जजेस जो रिटायर हो चुके हैं। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात पहले करते हैं। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारे प्रेसिडेंट जो है ना, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। कब? द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ वेकेंट। अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो वेकेंट है, खाली है वो सीट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ टेम्परेरीली एब्सेंट, या तो वो टेम्परेरीली छुट्टी पर है, या फिर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, मेंटली अनस्टेबल हैं कुछ टाइम के लिए, या कोई भी ऐसी कंडीशन है। तो इन 3 कारणों की वजह से हम लोग किसी भी सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एडहॉक जजेस, यानी कि टेम्परेरी जजेस। तो एडहॉक का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि ये टेम्परेरी जजेस है जब हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा है और जजेस की कमी पड़ रही है हमारे पास, राइट। तो 34 से ज़्यादा जो भी जजेस होंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे के सारे एडहॉक जजेस कहलाए जाएंगे। क्या कहला जाएंगे? एडहॉक जजेस। समझ में आ गया? तो 34 से ज़्यादा जजेस को हम लोग एडहॉक जजेस कहते हैं। और ये जो जजेस होते हैं ना आपके एडहॉक जजेस, ये आपके हाई कोर्ट के जजेस को एडहॉक जजेस बनाते हैं। ऑब्वियसली केस वगैरह
वगैरह अगर आपका ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना उनको बना दिया जाता है एज अ एडहॉक जज। तो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम ऑफ द परमानेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। यानी कि एडहॉक जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा है और जजेस की कमी पड़ रही है, ही कैन डू सो आफ्टर ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न्ड एंड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि आप जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हो एज ए एडहॉक जज, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप उस कंसर्न्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बात करो एंड देन जाके वहाँ के जजेस को आप एडहॉक जज की तरह अपॉइंट कर सकते हो। और साथ ही आपको प्रेसिडेंट के साथ भी कंसल्टेशन करना पड़ेगा उनको एडहॉक जज अपॉइंट करने से पहले। समझ में आया? जैसे कि मान लो अगर चंडीगढ़ का कोई हाई कोर्ट है, वहाँ के जज को मुझे एडहॉक जज बनाना है, तो मैं पहले चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करूँगी, समझ में आ गया? उनसे कंसल्ट करूँगी, साथ ही प्रेसिडेंट से कंसल्ट करूँगी, उसके बाद जाके मैं किसी भी चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के जज को एज अ एडहॉक जज बना सकती हूँ। क्लियर है ये चीज़? नाउ द जज सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जिनको भी एडहॉक जज बनाया जा रहा है ना, उनकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक होनी चाहिए। समझ में आ गया? तभी जाके वो एडहॉक जज बन सकते हैं। Now, it is the duty of the judge so appointed to attend the sittings of the Supreme Court in priority to other duties of his office। यानी कि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में ड्यूटी पर हैं, उनका पहला जो फोकस है, पहला जो प्रायोरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स में है। समझ में आ गया? बाकी जो भी उनके पास काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ वगैरह है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी आपको पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो भी जिस चीज़ के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, पहले आपको वो काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? While so attending, he enjoys all the jurisdiction powers and privileges and discharges the duties of a judge of the Supreme Court। यानी कि जब तक वो एडहॉक जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, उनके पास पूरी पावर्स, राइट, प्रिविलेजेस वगैरह सब कुछ होता है जो किसी परमानेंट सुप्रीम कोर्ट जज के पास होता है। क्लियर है? और इसी वजह से इनको पहले सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटीज़ जो है वो प्राइमरी निभानी पड़ती हैं। ठीक है? इसके बाद आते हैं रिटायर्ड जजेस पे। तो रिटायर्ड जजेस को भी हम लोग किसी भी टाइम बुला सकते हैं नॉर्मल जज की तरह काम करने के लिए। कब? देखो, तो एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हु इज ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पररी पीरियड। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसी भी गिवन पॉइंट पे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हों, क्वालिफाइड हों, उनको टेम्पररी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुला सकते हैं अगर उनको ज़रूरत लगती है तो। समझ में आ गया? देन आता है ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो ऑफ द पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड। यानी कि ऐसा करने के लिए उनको प्रेसिडेंट की परमिशन पहले लेनी पड़ेगी और उस रिटायर्ड जज की भी परमिशन लेनी होगी जिसे बुलाया जा रहा है। ठीक है? इसके बाद है सच अ जज इज एंटाइटल्ड टू सच अलाउंसेस एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमाइन। यानी कि जो भी अलाउंसेस या सुविधाएं उनको दी जाएंगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, जैसे कि सैलरी, बेनिफिट्स एक्सेट्रा, वो चीज़ें उनको मिलेंगी। ठीक है? नाउ ही विल ऑल्सो एंजॉय ऑल द ज्यूरिडिक्शंस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज काम करेंगे तब तक उनके पास एक रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही फुल पावर्स होंगी, अथॉरिटी होंगी और राइट्स होंगे। क्लियर है? नाउ बट ही विल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पर ड्यूटी पर है, लेकिन ऑफिशियली उसे सुप्रीम कोर्ट का जज हम लोग नहीं मानेंगे। परमानेंट जजेस की तरह उनको हम लोग नहीं देखेंगे। समझ में आ गया? तो वही है आपका, ये कह रहा है। इसके बाद आता है सीट एंड प्रोसीजर, इसको देखते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लोकेशन, ऑफिशियल सीट डिक्लेयर किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज़ लिखी हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मेन ऑफिस और कोर्ट बिल्डिंग न्यू दिल्ली में ही रहेगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है? तो ये आपका कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन डेजिग्नेट्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट allows the Chief Justice of India
with the president's approval to appoint other locations. This is an optional provision and no court can compel such a decision। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल सीट डिक्लेयर तो कर दी है, ठीक है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि किसी दूसरी जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग होनी चाहिए तो वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ऐसा कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्शनल प्रोविजन है, ज़रूरी नहीं है कि अब वो कर ही दे, कहीं और बना ही दे सीट, बट इट्स लाइक अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से वो ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट जो है वो अपने काम करने का तरीका किस तरीके से डिसाइड करती है, तो दैट इज योर प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। तो देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट कैन फ्रेम रूल्स फॉर इट्स प्रोसीजर्स विद द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस अंडर आर्टिकल 143 आर हर्ड बाय बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस while other cases are decided by single judges or division benches. Judgments are given in open court and by majority with the dissenting opinions allowed। यानी कि क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के रूल्स बना सकती है कि कैसे हियरिंग होगी, कौन बेंच सुनेगा, क्या प्रोसेस फॉलो होगा एट्सेट्रा, लेकिन ये रूल्स प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद लागू होंगे। क्लियर है ये चीज़। अगर केस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत कोई रेफरेंस केस भेजा हो तो उसे कम से कम 5 जजेस की बेंच होगी, कम से कम वो सुनती है। समझ में आ गई, दिस इज़ अ लार्जर बेंच, तो इस तरीके से इसको मानो कि 5 जजेस होंगे जो उस केस को सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का मैटर है, बेसिक स्ट्रक्चर का कोई इशू है, प्रेसिडेंशियल एडवाइस पर कोई ओपिनियन देना है, तो इन चीज़ों पे जो भी चीज़ें होंगी ना वो कम से कम 5 जजेस के बेंच इस चीज़ को सुनेंगे। ठीक है, बाकी केसेस कैसे डिसाइड होते हैं, तो नॉर्मल या छोटे केसेस सिंगल जजेस या डिवीजन बेंच 2 या 3 जजेस की जो छोटी बेंच होती है उसके थ्रू भी डिसाइड किया जा सकता है। और ये जजमेंट कैसे दिया जाता है, ओपन कोर्ट में, यानी कि सबके सामने जजमेंट दिया जाता है। डिसीजन मेजॉरिटी वोट से होता है, जो जजेस ज़्यादा हों उनका ओपिनियन फाइनल होता है। लेकिन अगर कोई जज अग्री नहीं करता है तो वो अपना डिसेंटिंग ओपिनियन भी दे सकता है, जिसे माइनॉरिटी जजमेंट हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया। तो कोर्ट अपने रूल्स खुद बना सकती है प्रेसिडेंट की अप्रूवल से। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एंड आर्टिकल 143 कम से कम 5 जजेस या उससे ज़्यादा की बेंच सुनती है, उससे कम की नहीं। छोटे केसेस सिंगल जज या डिवीजन बेंच आपके 2 या 3 जजेस की बेंच वो सुनता है। और जजमेंट आपका ओपन कोर्ट में दिया जाता है, मेजॉरिटी से डिसाइड होता है, लेकिन अगर अलग ओपिनियन है तो वो भी आपका अलाउड है। क्लियर है ये चीज़। तो ये आपका प्रोसीजर था। इसके बाद बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हमें पता है जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना चाह रही थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, कि जुडिशरी के मामले में भी ना कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, जुडिशरी अपने फैसले फुल इंडिपेंडेंस के साथ ले सके, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ना हो। तो ये मेक श्योर करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं। अब वो स्टेप्स क्या है देखो। द सुप्रीम कोर्ट प्लेज अ वाइटल रोल एज अ फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट अपीलेट बॉडी, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है हु इज आर प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, तो कौन है प्रोटेक्टर, सुप्रीम कोर्ट। एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन, सुप्रीम कोर्ट। टू perform these duties effectively, it must remain independent and free from executive and legislative interference, ensuring justice without fear or favor। समझ में आ गया, बिना किसी डर के और बिना किसी फेवरेटिज्म के, बिना किसी को फेवर करते हुए जजमेंट होना चाहिए। Now the constitution has made the following provision to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the supreme court। अब ये कुछ steps लिए गए हैं जो ये मेक श्योर करता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो वो इंडिपेंडेंट हो और इम्पार्शियल हो। समझ में आ गया। अब देखते हैं, पहला है आपका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन ये फैसला उनके अकेले का नहीं होता है, राइट। इस प्रोसेस में जुडिशरी के सीनियर जजेस, जो आपको मैंने पूरा कोलिजियम सिस्टम समझाया, वो पूरा इन्वॉल्व रहता है। तो प्रेसिडेंट को उनसे कंसल्टेशन करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव अपने मन से किसी जज की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती है। और ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि इसलिए बनाया गया है ताकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल या पर्सनल फायदे पर बेस्ड ना हो और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहे। और इस प्रोविजन के थ्रू गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है रोका गया है और अपॉइंटमेंट प्रोसेस को फेयर और बैलेंस बनाया गया है, ताकि हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो मेंटेन्ड रहे। गवर्नमेंट अपना ज़्यादा पावर ना दिखाना चाहे कि गवर्नमेंट अपने ही लोग ना बना दे, है ना।
फेवरेटिज्म करके, तो ये इस चीज़ से रोकने के लिए कोलिजन सिस्टम इन्वेंट किया गया है। तो ये हो गया मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जाती है, मतलब जब तक वो लोग कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होते हैं तब तक उनको उनकी जॉब से कोई भी नहीं निकाल सकता है। और लास्टली उन्हें सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, वो भी एक फिक्स्ड प्रोसेस होता है उसके थ्रू। समझ में आ गया? वो भी प्रोसेस आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जैसे इम्पीचमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जजेस को प्रेसिडेंट की मर्जी से भी आप लोग नहीं हटा सकते हो, प्रेसिडेंट की प्लेजर पे वो लोग नहीं ऑफिस होल्ड करते हैं अपना। समझ में आ गया? तो यही वजह है कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया गया है, जो कि ये दिखाता है ताकि उनकी इंडिपेंडेंस जो है ना वो बनी हुई है। समझ में आ रहा है? वरना अगर वो लोग कोई जजमेंट देते हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, तो ऐसे तो प्रेसिडेंट की जब मर्जी होगी तब निकाल देंगे, लेकिन निकालना इतना आसान नहीं है और इसी वजह से ये सिक्योरिटी उनको दी गई है। क्लियर है ये चीज़? फिर है आपका फिक्स्ड सर्विस कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव और पेंशंस पार्लियामेंट डिसाइड करता है टाइम टू टाइम। तो अपॉइंटमेंट के बाद इन सर्विस कंडीशंस को उनके डिसएडवांटेज में बदला नहीं जा सकता है। मतलब कि अगर एक बार जैसे किसी जज ने सपोज किसी एक्स अमाउंट पे जॉब ज्वाइन की है, ठीक है, तो पार्लियामेंट के हाथ में ये सारी चीज़ें डिसाइड करना। तो पार्लियामेंट बाद में अगर इस एक्स अमाउंट को घटाती भी है ना, सपोज एक्स को एक्स माइनस कुछ कर दिया है, पहले मान लो 5,000 सैलरी मिलती थी, अब पार्लियामेंट ने 4,000 कर दिया है, तो अब ये जो 4,000 है ना, ये जो नए जजेस अपॉइंट होंगे ना उनको दी जाएगी, लेकिन जो पहले ही अपॉइंट हो चुके हैं 5,000 में, उनकी सैलरी एंड उनके अलाउंसेज आप लोग कम नहीं कर सकते हो। तो ये सिक्योरिटी भी दी गई है कि भले ही पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है, लेकिन पार्लियामेंट एक बार जिसको आपने जिस चीज़ में अपॉइंट कर लिया है, जिस सैलरी में, जिस अलाउंसेज में, जिस बेनिफिट्स में, आपको वही देने पड़ेंगे। आगे आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो, समझ में आ गया, लेकिन उन बेनिफिट, सैलरी, अलाउंसेज वगैरह को आप लोग घटा नहीं सकते हो। समझ में आ गया? तो यही चीज़ है आपका, लेकिन इन चीज़ को चेंज किया जाता है सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में। अगर कुछ दिक्कत है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है हमारे देश में, तो उस केस में इनकी सैलरीज को कम किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए जजेस को अपने टर्म के दौरान स्टेबल और फिक्स्ड कंडीशंस मिलती हैं ताकि वो बिना किसी डर के अपना काम कर सके। समझ में आ गया? फिर है आपका नेक्स्ट एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि जजेस की सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, स्टाफ की सैलरी और सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे सब कुछ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि गवर्नमेंट का जो आपका मेन फंड है, जो मैंने आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में समझाया था, उससे दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये खर्चे जो है ना पार्लियामेंट की वोटिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं। मतलब पार्लियामेंट इन एक्सपेंसेस को रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता है और ना ही इन चीज़ों को डिस्कस कर सकता है। समझ में आ गया? तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद है हमारे पास कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के काम या कंडक्ट पर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है। जब तक कि किसी जजेस के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन नहीं चल रहा है, तब तक आप उनका काम, उनका कंडक्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में। मतलब कि जजेस के इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए उनके ऊपर बस इम्पीचमेंट के अलावा कोई और पॉलिटिकल या लेजिस्लेटिव आप लोग क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते कि ये डिसीजन दिया है, इस डिसीजन के अगेंस्ट है हम लोग। पार्लियामेंट में आप लोग ऐसे डिबेट नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? एक बार जो जजमेंट आ गया, ओनली तभी आप लोग ये चीज़ कर सकते हो जब उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा है। समझ में आ रहा है? तभी आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। नाउ बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने केस लड़ने या प्लीड करने के लिए साफ मना किया गया है। तो ये मतलब आप लोग रिटायर एक बार हो गए, उसके बाद आप लोग कोई भी केस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई भी केस नहीं लड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको किसी को फ्यूचर में फेवर देने के लिए अपनी पोजीशन का वो लोग गलत इस्तेमाल ना करें। इससे जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी बनी रहती है। एक बार आप रिटायर हो गए तो उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस ये चीज़ नहीं कर सकते हो, किसी के भी फेवर में या अगेंस्ट में केस नहीं लड़ सकते हो, कुछ भी ऐसा काम आप लोग नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? इसके बाद है हमारे पास पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी कि किसी ने भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, उसके खिलाफ कुछ बहुत ज़्यादा वायलेंस में कुछ बोल दिया है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके अगेंस्ट अगर कोई इंसान कोई कुछ बोल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट भी एक्शंस ले सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? ये पावर सुप्रीम कोर्ट को उसकी अथॉरिटी, डिग्निटी और ऑनर बनाए रखने के लिए दी गई है। ठीक है?
देन है फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं बिना किसी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस के। वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उन स्टाफ की सर्विस कंडीशंस क्या होगी। समझ में आ गया? तो इससे ना उनकी सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस बढ़ती है बस। इसके बाद है हमारे पास इट्स ज्यूरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, यानी कि पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स या ज्यूरिडिक्शन को कम करे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को कई तरीके से केसेस सुनने का अधिकार दिया है, जिससे पार्लियामेंट बढ़ा तो सकता है लेकिन घटा नहीं सकता है। तो इससे जुडिशरी की जो भी अथॉरिटी है ना वो सेफ रहती है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को कहा है, या स्टेट यानी कि हमारी गवर्नमेंट को कहा है कि वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करे, मतलब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के पास जुडिशियल पावर्स नहीं होनी चाहिए। इससे एग्जीक्यूटिव्स का जजमेंट में किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं होता है और हमारी जो जजमेंट होती है वो इंडिपेंडेंस हो सकती है, जुडिशरी जो है हमारी वो इंडिपेंडेंस रह सकती है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद है हमारे पास ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ से ना थोड़ा सा मेन टॉपिक है, ध्यान से सुनना। अब जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसकी जो ज्यूरिडिक्शन पावर्स हैं वो कहाँ तक है, किन किन केसेस को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, किन को नहीं सुन सकता है। तो इन पावर्स को हमने कुछ हेडिंग्स के अंदर डिफाइन कर रखा है। पहला है आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, देन रिट ज्यूरिडिक्शन। अब ये जो रिट वाला ज्यूरिडिक्शन है ना ये आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा है इस वाली वीडियो में, जब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर किया था तब समझ में आया। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि कौन से रिट्स होते हैं, कैसे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए ये रिट्स इशू किए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, फिर है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, फिर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फिर है हमारे पास पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड अदर पावर्स। पहला देखते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब इसको समझने से पहले ना दो वर्ड्स का मतलब हमको समझना है। एक तो वर्ड है आपका एक्सक्लूसिव और दूसरा है आपका वर्ड ओरिजिनल। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ऐसे केसेस हैं जिनको सिर्फ आपका सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, कोई और कोर्ट उन केसेस को सुन ही नहीं सकता है। एक्सक्लूसिव राइट है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। नाउ ओरिजिनल का मतलब होता है कि ऐसे केसेस जो पहली बार में डायरेक्टली आप लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, कोई भी जो केसेस होते हैं ना उनको हिरार्की फॉलो करनी होती है। पहले लोअर कोर्ट्स में गए, लोअर कोर्ट से अपील हुई, फिर आप अपर कोर्ट में गए, फिर वहाँ से अपील हुई, फिर हाई कोर्ट, फिर वहाँ से अपील हुई, देन जाके आप सुप्रीम कोर्ट गए। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन ये 3 केसेस हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है जो पहली बार में इन केसेस को लेता है, सुनता है। ठीक है, क्या है देखो, ये बेसिकली आपके फेडरल डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो वो झगड़ा आपका सुप्रीम कोर्ट ही है जो सुनता है और पहली बार में ही सुनता है। अगर वो झगड़ा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, या तो आपका देखो एक साइड सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक साइड एक स्टेट और मान लो महाराष्ट्र है, या फिर एक साइड सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक साइड एक से ज़्यादा स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, तो ये कुछ स्टेट्स है जो एक साइड है। तो अगर ऐसे केसेस हैं तो आपका पहली बार में ही सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, नाउ जो दूसरा है आपका, दूसरा ये कह रहा है बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट्स और on one side and one or more states on the other sides, यानी कि एक साइड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या तो हो सकता है कोई एक स्टेट हो, मान लो महाराष्ट्र, या एक से ज़्यादा स्टेट्स हो यानी कि यूपी, ये आपका एक साइड है। और दूसरे साइड्स आपके मान लो एमपी एक स्टेट है, या फिर एक से ज़्यादा स्टेट मान लो तेलंगाना, ये है। तो ये अभी अगर केस है तो वो केस भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। थर्ड है हमारे पास बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर आपस में झगड़ा है तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद एक्सक्लूसिव बता दिया मैंने आपको, ओरिजिनल का मीनिंग भी बता दिया। नाउ विथ रिगार्ड टू द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 points शुड बी नोटेड। 1. The dispute must involve a question whether of law or fact on which the existence or extent of a legal right depends. Thus, the question of political nature are excluded from it. 2.
2. Any suit brought before the Supreme Court by a private citizen against the center or state cannot be entertained under this. ये आपका कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस पावर है उसमें दो खास बातें उनका ध्यान रखना है हमको। तो पहली बात तो ये कह रहा है कि लीगल राइट का मामला होना चाहिए, मतलब कि जो झगड़ा या डिस्प्यूट है ना उसमें कोई लीगल राइट का सवाल इन्वॉल्व होना चाहिए। ये सवाल चाहे आपका लॉ से जुड़ा हो या किसी तरीके के फैक्ट से जुड़ा हो, बस उस पर किसी लीगल राइट का एग्जिस्टेंस या उसकी एक्सटेंट डिपेंड करना चाहिए, यानी कि वो लीगल होना चाहिए वो मैटर एक तरीके से। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, अगर कोई डिस्प्यूट सिर्फ मान लो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, समझ में आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपनी इस ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत नहीं सुनेगा। जैसे दो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के बीच कोई पॉलिटिकल फाइट है जिसमें कोई लीगल राइट का कोई उल्लंघन वगैरह नहीं हो रहा है, तो वो जो केसेस है ना वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। क्लियर है ये चीज़? और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर कोई आम नागरिक यानी कि मेरे आपकी तरह जो भी लोग हैं या फिर कोई कंपनी है, अगर वो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सीधा केस डालते हैं सेंटर के खिलाफ या किसी स्टेट के खिलाफ, तो वो इस ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत नहीं आएगा। समझ में आ गया? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ज्यूरिडिक्शन खास तौर पर इंडियन फेडरेशन की यूनिट्स के बीच के डिस्प्यूट्स के लिए बनाया गया है, यानी कि सेंटर वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस स्टेट। इस वजह से ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। एक प्राइवेट सिटीजन को दूसरे रास्ते से कोर्ट में आना होगा, जैसे हाई कोर्ट में जाए, फिर उसके बाद वो अपील आपके सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होगी, इस तरीके से। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब इसके बाद ये कुछ मामले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है। समझ में आ गया? अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, अग्रीमेंट, कॉन्वेनेंट, एंगेजमेंट, सैनेड और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कह रहा है कि अगर कोई झगड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के ट्रीटीज या अग्रीमेंट से निकला है तो उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। दूसरा है अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, अग्रीमेंट एटसेट्रा विच स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट द सेड ज्यूरिडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू अ सच डिस्प्यूट, यानी कि ऐसी कोई ट्रीटी या अग्रीमेंट जिसमें साफ साफ लिखा हो कि ऐसे डिस्प्यूट पर सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन अप्लाई नहीं होती है, तो वहाँ भी नहीं होगी। ठीक है? फिर आपका इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट यानी कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर पानी को लेकर कोई झगड़ा है तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट नहीं सॉल्व करेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इस चीज़ को कौन सॉल्व करता है। ठीक है? ये मैंने पहले भी समझाया आपको, डीपीएसपी वाले चैप्टर में भी शायद समझाया था। फिर आपका मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। एडजस्टमेंट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा मतलब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, बट सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है इन मामलों पे। तो अल्टीमेटली अगर ये लोअर कोर्ट से फॉलो होते हैं तब जाके सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, अदरवाइज नहीं। फिर आपका एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच कुछ खर्चों को लेके या कुछ पेंशन को लेके कोई भी एडजस्टमेंट का मामला है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। फिर आपका ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच आम कमर्शियल नेचर का झगड़ा है तो वो भी नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, यानी कि जब कोई स्टेट सेंटर के डैमेजेस को रिकवर करना चाहती हो तो वो वैसे केसेस भी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, तो सबसे पहला केस जो सुप्रीम कोर्ट में इस ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत आया था वो आया था कब? 1961 में वेस्ट बंगाल ने सेंटर के खिलाफ किया था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के द्वारा पास की गई कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट 1957 इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सूट को डिसमिस कर दिया था और एक्ट को वैलिड माना था। ठीक है? तो बेसिकली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट की वो खास पावर है जहां वो डायरेक्ट एक्सक्लूसिव तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच के जो भी झगड़े होते हैं ना उनको सुलझाने की कोशिश करती है। समझ में आ गया? देन है हमारे पास नेक्स्ट रिट ज्यूरिडिक्शन। अब रिट ज्यूरिडिक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना फंडामेंटल राइट्स को इशू कराने के लिए, फंडामेंटल राइट अगर मेरे से कोई छीन रहा है तो उस चीज़ को मतलब मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट को इशू करती है। समझ में आ गया? ये मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो इसको ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा। और रिट ज्यूरिडिक्शन के मामले में हाई कोर्ट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इशू कराने के लिए ही दे सकता है, इशू कर सकता है, और किसी मामले में रिट इशू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कौन है? हमारा प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट का। ठीक है?
तो वही है। तो रिट ज्यूरिडिक्शन जो है ओरिजिनल तो है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन तो है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि रिट जो है ना हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट ऑल्सो शेयर दिस पावर, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है। अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पर्पसेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू कर सकता है। तो इसी वजह से जो रिट ज्यूरिडिक्शन की पावर है वो हाई कोर्ट की थोड़ी ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, समझ में आ गया। हाउएवर पार्लियामेंट कैन एक्सपैंड द सुप्रीम कोर्ट्स रिट पावर, लेकिन पार्लियामेंट टाइम आने पे सुप्रीम कोर्ट की जो रिट इशू करने की पावर है, इस पावर को बढ़ा भी सकता है कि आप फंडामेंटल राइट्स के अलावा इस मैटर पे भी आप लोग रिट इशू कर सकते हो। तो यही है आपका रिट ज्यूरिडिक्शन। इसके बाद आता है आपका अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। तो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट की अपील को सुनने की क्या पावर्स हैं। मतलब मैं समझाती हूँ, देखो, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा फेडरल कोर्ट है इंडिया का, राइट, यानी कि हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट को लेके जो भी टेंशन्स हैं वो भी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट सॉल्यूशन उनका देता है, समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ फेडरल कोर्ट है इंडिया का, बल्कि इसने ना ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को भी रिप्लेस किया था। अब अगर आप लोग पूछोगे कि ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल क्या है, तो ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल पहले इंडिया की सबसे बड़ी अपील कोर्ट थी, जहां लोग अपने केसेस रखते थे, उनकी सुनवाई होती थी। अब उसकी जगह हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को रख दिया है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो ना सिर्फ हमारे फेडरल मामलों को हल करना है, यानी कि ना सिर्फ आप सेंटर और स्टेट के बीच की जो बातें हैं वो समझोगे, बल्कि क्योंकि आपने ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को भी रिप्लेस किया है, आपका काम है कि जो भी लोगों के भी जो मैटर्स है ना, जो इवेंचुअली पहले लोअर कोर्ट में था, फिर हायर कोर्ट में, फिर हायर कोर्ट में, फिर हायर कोर्ट में आया है, वो भी आप सुनोगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट लोगों से रिलेटेड भी जो भी मैटर्स होते हैं, हमसे रिलेटेड भी, वो तो सुनता ही है, साथ में फेडरल मैटर्स पे भी अपना जजमेंट देता है। क्लियर है ये चीज़? तो यही आपका कह रहा है। अब इनके पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील सुनने की एक बहुत बड़ी पावर है, और इसको हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। अपील इन सिविल मैटर्स, सिविल मैटर्स का मतलब है वो केसेस होते हैं जो प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज या पैसों से जुड़े हुए होते हैं, जो बेसिकली आपके क्रिमिनल केसेस नहीं है। तो अगर हाई कोर्ट किसी सिविल केस में कोई जजमेंट या ऑर्डर देती है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग अपील कर सकते हो, ठीक है। फिर अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स, सेम वही चीज़, ये वो केसेस हैं जो क्राइम्स और पनिशमेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस में भी अपील सुनती है। ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में होता है जब हाई कोर्ट ने किसी एक्यूज्ड को मतलब वही कर दिया हो, कन्विक्ट ही कर दिया हो, डेथ सेंटेंस दे दिया हो, तब जाके ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी सुनती है। क्लियर है? फिर अपील्स बाय स्पेशल लीव, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे खास और डिस्क्रिशनरी पावर है, ये आर्टिकल नंबर 136 के अंडर आता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो इंडिया के किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स को किसी भी जजमेंट, डिग्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस या ऑर्डर के खिलाफ स्पेशल परमिशन ग्रांट कर सकती है और वो अपील सुन सकती है। समझ में आ गया? मान लो सुप्रीम कोर्ट को खुद ही मर्जी है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट को सुनना है, भले ही हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है स्पेशल लीव की कि सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुन सकती है। समझ में आ गया? और ये एक रेजिड्यूरी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करती है कि उन केसेस में भी आप अपील सुन सकते हो जिनमें जजमेंट ऑलरेडी दी जा चुकी है। समझ में आ गया? तो ये रेजिड्यूरी पावर के अंदर आता है आपका। इसके बाद है हमारे पास, अच्छा इसको ना जब आप लोग बुक में देखोगे तो ये काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, अपील बाय स्पेशल लीव। एक बार वहाँ से आप लोग इसको रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के अंदर ये बात लिखी हुई है, जो कि ये कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है कि हमारे प्रेसिडेंट 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट से उसका ओपिनियन ले सकते हैं, 2 केसेस में, ठीक है। वो 2 ही मैटर्स ये रहे, इन दोनों मैटर्स में हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से उनकी सलाह ले सकते हैं ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ अराइजन और विच इज़ लाइकली टू अराइज। यानी जब कोई सवाल ऐसा आ जाए, चाहे वो आपका लॉ से जुड़ा हुआ हो या फैक्ट से जुड़ा हुआ हो, जो पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और वो सवाल या तो हो सकता है पैदा हो चुका हो, अराइजन, या तो फिर हो सकता है वो सवाल पैदा होने की संभावना हो। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे गवर्नमेंट को किसी नए लॉ पर कोई शक है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये जो लॉ बन रहा है, तो उस पूरे मामले के लिए जो गवर्नमेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श कर सकते हैं, राय ले सकते हैं, ठीक है। तो वो ये बात है। दूसरा कह रहा है ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, अग्रीमेंट, कॉन्वेनेंट, एंगेजमेंट, सैनेड और
अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि अगर कोई झगड़ा जो है या डिस्प्यूट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कि किसी ट्रीटी, एग्रीमेंट, कॉन्वेंट, एंगेजमेंट, सैनेट या इस जैसे किसी और डॉक्यूमेंट से पैदा हुआ है, तो फिर इस मामले में भी हमारे प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से राय ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, इन दोनों मामले में। Now, in the first case, the Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the President। यानी कि पहले वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, वो चाहे तो प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन दे सकते हैं, चाहे तो देने से मना भी कर सकते हैं कि भाई हम नहीं दे रहे इस बात पे अपना ओपिनियन। ठीक है, नाउ बट इन सेकेंड केस, बट दूसरे केस में द सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। तो सेकेंड केस में अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह से रिलेटेड कुछ भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की बात है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको देना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को ओपिनियन। ठीक है, इट इज़ मस्ट। इसके बाद इन बोथ द केसेस ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज ओनली एडवाइजरी एंड नॉट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। कहने का क्या मतलब है, जब भी प्रेसिडेंट इन दोनों मैटर्स के लिए कोई ओपिनियन मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी मैटर, जो भी सलाह सुप्रीम कोर्ट दे रहा है ना, वो एक वो नहीं है, जुडिशियल जजमेंट नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ऑर्डर ये चीज़ तो यही चीज़ प्रेसिडेंट को करनी पड़ेगी। नहीं, ये नॉर्मल एक बातचीत, एक सलाह है, और जो सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा वो सलाह प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि प्रेसिडेंट को वो सलाह लेनी ही है। समझ में आ गया? क्या दो चीज़ें मैंने आपको बोली कि जो भी सुप्रीम कोर्ट सलाह दे रहा है वो सलाह एक जुडिशियल जजमेंट, मतलब जजमेंट नहीं है वो चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, वो चीज़ बाइंडिंग भी नहीं है कि प्रेसिडेंट को वो चीज़ सलाह वो लेनी ही पड़ेगी। समझ में आ गया? वही ये कह रहा है, दोनों ही केसेस में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी नहीं है और बाइंडिंग भी नहीं है प्रेसिडेंट में। ही मे फॉलो और मे नॉट फॉलो द ओपिनियन। ठीक है, हाउएवर इट फैसिलिटेट द गवर्नमेंट टू हैव एन ऑथोरिटेटिव लीगल ओपिनियन ऑन अ मैटर टू बी डिसाइडेड बाय इट। सो फार 2019 तक द प्रेसिडेंट हैज़ मेड 15 रेफरेंसेस टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ऑल्सो नोन एज कंसल्टेटिव जुरिडिक्शन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल नंबर 143 के अंदर जो दो ये पावर्स मिली है ये कंसल्टेटिव जुरिडिक्शंस हैं। तो इसका फ़ायदा प्रेसिडेंट ने उठाया भी है कई बार, और कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ये विचार विमर्श किया भी है। अब ये चीज़ें अब आप पूछोगे दी क्या ये सारी चीज़ें हमें याद करनी चाहिए, तो देखो एक बार पढ़ लो, कुछ ऐसा जाता नहीं है, पर हाँ पता तो होना चाहिए, अगर बुक में लिखा हुआ है तो एक बार रीड कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो अपने जजमेंट को किस तरीके से रिकॉर्ड करके सेव करके रखती है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। समझ में आया? तो वही है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 2 पावर्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपका एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि उसके जजमेंट, प्रोसीडिंग्स और एक्शंस को परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में लिखा जाता है, रखा जाता है। ये रिकॉर्ड्स एविडेंस के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं फ्यूचर में। समझ में आ गया? और किसी भी कोर्ट में किया जा सकते हैं, इन पर क्वेश्चंस नहीं उठाया जा सकता, ये लीगली वैलिड होते हैं। समझ में आया? तो इन रिकॉर्ड्स का यूज लीगल प्रेसिडेंट यानी कि पुराने फैसलों का रेफरेंस लेने के लिए यूज होता है जब नए केसेस डिसाइड किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज ये कह रहा है आपका, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास 2 पावर्स है। कौन कौन सी है? द जजमेंट, प्रोसीडिंग एंड एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस। यानी कि फ्यूचर में अगर किसी केस के दौरान पिछले किसी केस का रिकॉर्ड यूज़ किया जाता है तो आप ये नहीं बोल सकते, इस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है। इनको हम लोग मतलब रखते ही इसी वजह से ताकि फ्यूचर में हमारी हेल्प हो सके किसी केस के दौरान। समझ में आ गया? इसके बाद है इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ईदर विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 6 months और विथ फाइन अप टू 2000 और विथ बोथ। इन 1991 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली of itself but also of high courts, subordinate courts and tribunals functioning in the entire country। क्या कह रहा है आपका कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट का कोई भी अगर अपमान कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, उसके लिए किसी को भी सज़ा दे सकती है। कैसी सज़ा? या तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी आपको 6 महीने तक जेल, या तो आपको 2000 तक का फाइन लग सकता है, या तो दोनों भी हो सकता है। ठीक है, 1991 के डिसीजन के मुताबिक आपका सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने कंटेम्प्ट के लिए ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के कंटेम्प्ट के लिए भी एक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में। क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ आपका
बोल रखा है। साथ ये आपका कहता है कि कंटेम्प्ट जो है ना आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिविल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है जब कोई इंसान जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर, जजमेंट या रिट को इग्नोर करता है या उसका पालन नहीं करता है, जो भी उन्होंने बोल दिया है वो, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब होता है जब कोई भी इंसान कोर्ट की इमेज को बदनाम करना चाह रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेरेंस कर रहा है या जस्टिस डिलीवरी प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, देरी ला रहा है जानबूझ के। समझ में आ गया? तो यही तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये इस तरीके के होते हैं आपके कंटेम्प्ट। तो इस केस में आपका जो है पॉइंट नंबर 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपको पनिश कर सकता है। समझ में आ गया? इसके बाद ऐसा मतलब देखो हर बार कंटेम्प्ट नहीं होता है, ये चीज़ें ना कंटेम्प्ट नहीं मानी जाती। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, किसी मैटर का इनोसेंट पब्लिकेशन हो गया, फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ कोर्ट एंड प्रोसीडिंग्स हो गया, फेयर और रीजनेबल क्रिटिसिज्म हो गया ऑफ जुडिशियल वर्क, या जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पर कमेंट हो गया, तो इस चीज़ को ना आप लोग कंटेम्प्ट नहीं बोल सकते हो। समझ में आ गया? तो वही बात यहाँ लिखी हुई कि हर काम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता। कुछ कुछ इनोसेंट पब्लिकेशन होते हैं, कुछ कुछ आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होते हैं जो कि उनके लिए भी ज़रूरी है जानना। समझ में आया? तो ये वो बात कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका काम है जजमेंट्स को परमानेंटली रिकॉर्ड करना और कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देना। और इसी चीज़ से ये पॉइंट आपका डील करता है कि आपको एक तो पनिशमेंट मिलेगी कंटेम्प्ट के लिए और दूसरा परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है। समझ में आ गया? लेकिन फेयर रिपोर्टिंग और रीजनेबल क्रिटिसिज्म अलाउड है जब तक वो जस्टिस प्रोसेस को हर्ट नहीं करता है, जस्टिस प्रोसेस के दायरे में ही है। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है, जिसका मतलब है कि वो ये चेक कर सकती है कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉज बना रहे हैं ना, उनका जो डिसीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर मैंने आपको कुछ टाइम पहले जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ चेक करती है कि अगर कोई लॉ सपोज करो अगर सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं करेगी, मान लो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, और सेंटर कोई लॉ लेके आ गया और सेंटर ने हमारा जो जब से मतलब बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है सेक्युलरिज्म मान लो, उसको हटाना चाहा सेंटर ने, ठीक है, और अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा ना तो सेंटर ऐसा कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। समझ में आया? लेकिन जुडिशियल रिव्यू क्योंकि है तो जज एक तरीके से ना नज़र रखती है कि जुडिशरी एक तरीके से नज़र रखता है कि जो ये काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। समझ में आ गया? तो इस पावर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करता है कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट किसी भी लिमिट को क्रॉस ना करे। समझ में आ गया? यही बात आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट का मीनिंग आपको अनक्लियर है, समझ में नहीं आ रहा है, तो लास्ट डिसीजन किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है। ये कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स और प्रोविजंस को समझाता है और उनका मीनिंग डिसाइड करता है ताकि लॉज और पॉलिसीज़ को सही तरीके से लागू किया जा सके, और हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग नहीं किसी भी लॉ का मतलब इंटरप्रेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ में आ गया? इस इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट कुछ लीगल प्रिंसिपल्स या डॉक्ट्राइंस को यूज करता है जो कि आपका यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिबिलिटी हो गया, तो अगर किसी लॉ का कोई पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सिर्फ वो पार्ट हटाया जाता है, बाकी पूरा लॉ वैलिड रहता है। समझ में आ गया? मान लो अगर किसी एक एक्ट में 10 सेक्शंस हैं और एक सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सिर्फ उसी सेक्शन को वॉइड किया जाएगा, बाकी पूरा एक्ट वॉइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर है। इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान के पास अगर कोई फंडामेंटल राइट है और वो खुद वॉलंटरीली उस राइट को यूज़ नहीं करना चाहता है तो वो उस राइट को वेव कर सकता है, यानी कि त्याग कर सकता है एक तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को फ्री लीगल एड का राइट है लेकिन वो खुद लॉयर हायर करना चाहता है तो वो अपना राइट जो है ना वेव कर रहा है, हटा रहा है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली आपका डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस एंड सो ऑन, ये चीज़ें हैं। समझ में आ गया? तो इनका यूज़ करके हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते रहते हैं। इसके बाद है हमारे पास अदर पावर्स। अदर पावर्स का मतलब है बिसाइड द अबव द सुप्रीम कोर्ट हैज़ न्यूमरस अदर पावर्स। अब हमने जो ये ऊपर डिस्कस की ना, इनके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के पास और भी पावर्स है, जैसे कि इट decides the dispute regarding the election of president and vice president. In this regard, it has original, exclusive and final authority. यानी कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके कोई भी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो फाइनल जजमेंट किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल,
एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद इट इंक्वायर्स इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, एसपीएससी और जेएसपीएससी ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट बोलेंगे तो इनके बारे में इंक्वायरी भी की जाएगी, इनके चेयरमैन मेंबर्स को लेके। इफ इट फाइंड्स देम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, और अगर उनको गिल्टी पाया जाता है तो इट कैन रेकमेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर देयर रिमूवल। तो फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि इनको हटा दो इनकी पोजीशन से। ठीक है। द एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और इस मामले में जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी, ये बाइंडिंग है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद है इट हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के पुराने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है अगर जस्टिस या पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़रूरी है वो चीज़। तो समझ में आ गया। ये अपने ही लिए डिसीजंस को बदल भी सकती है, इसलिए इसे सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी भी हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया। और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे केशव नंदा भारती केस 1973 में कोर्ट ने गोलकनाथ केस 1967 का डिसीजन जो है वो बदल दिया था। समझ में आ गया। तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके बाद है हमारे पास इट इज ऑथराइज्ड टू विड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट्स एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ। यानी कि ये कहना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस को अपने पास बुला सकता है और उन्हें खुद डिसाइड कर सकता है। वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केसेस या अपील ट्रांसफर भी कर सकता है। ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद ये कह रहा है इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश के सभी कोर्ट्स पर लागू होता है। उसका जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री पूरे भारत में इन्फोर्सेबल होता है। सभी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज उसके डिसीजंस को फॉलो करने के लिए बाउंडेड हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास इट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास सारे कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स पर सुपरिंटेंडेंस है, यानी कि निगरानी रखने की पावर है पूरे कंट्री में। ये इंश्योर करता है कि कोर्ट सही तरीके से काम करे। ठीक है। इसके बाद है द सुप्रीम Court's jurisdiction and powers with respect to matters in the union list can be enlarged by the parliament. Further, its jurisdiction and powers with respect to other matters can be enlarged by a special agreement of the center and states. यानी कि यूनियन लिस्ट से रिलेटेड केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को पार्लियामेंट बढ़ा सकता है। दूसरे मैटर्स जो आपके स्टेट प्लस सेंटर जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में होता है उनके केसेस में पावर्स को स्पेशल अग्रीमेंट के थ्रू बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है ये चीज़। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है आपका ये। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 तरीके के एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं आपके। तो पहले है हमारे पास सीनियर एडवोकेट्स। तो सीनियर एडवोकेट्स ये वो एडवोकेट्स होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट द्वारा स्पेशल डेजिग्नेशन मिलता है एज सीनियर एडवोकेट। अब किस बेसिस पे मिलता है ये, तो उनकी लीगल एबिलिटी, एक्सपीरियंस, इन बेसिस पे मिलता है। ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, इनको कुछ देखना पड़ता है। जैसे कि पहली रेस्ट्रिक्शंस है सुप्रीम कोर्ट में बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अपीयर नहीं हो सकते हैं ये लोग। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है ये मैं भी आगे बताऊंगी आपको। साथ ही किसी कोर्ट ट्राइब्यूनल में बिना जूनियर एडवोकेट के ये लोग नहीं जा सकते हैं। और तीसरा है प्लीडिंग, एफिडेविट्स या ड्राफ्टिंग काम ये लोग नहीं कर सकते हैं, बस जूनियर के साथ मिलकर कंसल्टेशन दे सकते हैं ये लोग। ठीक है। दूसरे आते हैं आपके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो ये सिर्फ वही एडवोकेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी डॉक्यूमेंट या मैटर फाइल कर सकते हैं या किसी पार्टी के बिहाफ में अपीयरेंस फाइल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। स्पेशल एग्जाम पास करना पड़ता है आपको AOR बनने के लिए। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे अदर एडवोकेट्स। ये वो एडवोकेट्स होते हैं जिनके नाम स्टेट बार काउंसिल के रोल पर रजिस्टर्ड हैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत। ये सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, किसी पार्टी के बिहाफ में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी डॉक्यूमेंट या मैटर को कोर्ट के सामने फाइल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपके जो सीनियर एडवोकेट है ये फाइल नहीं कर सकते कोई भी डॉक्यूमेंट, अपीयर हो सकते हैं कोर्ट में लेकिन विद द हेल्प ऑफ AOR या फिर जूनियर्स। ठीक है। साथ ही ड्राफ्टिंग या फाइल वगैरह बनाना इनके लिए सख्त मना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स। ये फाइल डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर फाइल करने का अधिकार इनको दिया गया है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आते हैं आपके अदर एडवोकेट्स। ये फाइल नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट, कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अलाउड है लेकिन फाइलिंग वगैरह अलाउड नहीं है। समझ में आ गया। तो ये 3 तरीके के एडवोकेट्स हैं। आई होप आपको आज का जो ये पूरा लेक्चर था, आई नो थोड़ा लंबा हो गया बट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, समझ में आया हो। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको फटाफट देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू
ये आपका 2024 का है। अब टेक्निकली ये क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर का, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये चैप्टर भी देखो तो इसमें भी आपका रिट रिलेटेड टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने का अधिकार है, तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए प्रोहिबिशन के बारे में। तो प्रोहिबिशन, ये जो रिट होता है ये कौन इशू करता है, ये हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट्स को। जब हायर कोर्ट कोई भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट को इशू कर दे, या उससे भी लोअर कोर्ट्स को इशू कर दे, या फिर हाई कोर्ट अपने से नीचे कोर्ट को इशू कर दे, तो ये रिट तब इशू किया जाता है जब कोर्ट, जो हायर अथॉरिटी वाले कोर्ट है, उनको ऐसा फील होता है कि ये जो कोर्ट ले रहा है ना उनसे नीचे जो है वो इस केस में ज्यूरिडिक्शन अपनी नहीं दे सकता है, उसको ये हक नहीं है। समझ में आ गया? मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई कंज्यूमर कोर्ट है और वो कोई क्रिमिनल केस ले रहा है, अपने अंदर एडमिट कर रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट प्रोहिबिशन का इशू कर सकती है और बोल सकती है ये आपके ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, इसलिए ये केस आप लोग नहीं लोगे, ठीक है। नाउ तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई भी काम करने से मना नहीं कर रहे हैं। दूसरा है द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन, तो ऐसा पार्लियामेंट को कोई लॉ नहीं पास करना है इस चीज़ के ऊपर। द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस, एब्सोल्युटली राइट कि हम लोअर कोर्ट को ही उस केस को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सी इज द राइट आंसर। देन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। तो ये पॉइंट हमको पता है, एकदम सही है कि किसी भी रिटायर्ड जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट बुला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज। अब उसके बाद है हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो ये वाला पॉइंट आपका सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर से है और ये वाला पॉइंट आपका हाई कोर्ट वाले चैप्टर से है, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए सही है ऐसा मान लो, तो दोनों ही सही है हमारे सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आपका कब का था, 2021 का था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2019 का क्वेश्चन है ये। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको तभी इम्पीचमेंट के प्रोसेस में बताया था कि स्पीकर या चेयरमैन वो मोशन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court of India। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। Next, the details of the process of impeachment of the judges of Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act 1968, ये एकदम सही है। इसके बाद if the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of parliament and supported by a majority of total membership of that house and not by less than 2/3 of total members of that house present and voting, ये भी एकदम सही है। समझ में आ गया? तो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है जो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन जो अगेन आपका 2019 का क्वेश्चन है। द 44th amendment to the Constitution of India introduce an article प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है आपका। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये एकदम सही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो फोर्थ जज वाला केस है उसमें ये चीज़ हुई थी कि 99th अमेंडमेंट एक्ट को हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो बी इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो 2017 का क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया judicial review implies the power of the judiciary to pronounce upon constitutionality of laws and executive orders, ये एकदम सही है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है, जुडिशियल रिव्यू क्यों होता है ये देखने के लिए कि जो भी काम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कर रही हैं वो काम या वो लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रह के हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आया? तो वो लॉ या फिर वो जो एग्जीक्यूटिव काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को फॉलो करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये एकदम सही है हमारे पास। इसके बाद 6th क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है हमारे पास। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, किसके पास है वो पावर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नंबर 34 से 35, 36, 37 ऐसे कर सकते हैं, तो वो पावर्स सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ठीक है?
नेक्स्ट, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। अब मैंने आपको ये चीज़ ऊपर बताई थी कि सेंटर और स्टेट के बीच जो भी वो होता है डिस्प्यूट होता है, उस चीज़ को सॉल्व करने की पावर कहाँ आती है? एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में, एपिलेट में, ओरिजिनल में या रिट ज्यूरिडिक्शन में? तो ओरिजिनल में आता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? इनमें से कौन सा मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है? तो पहला है हमारे पास अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो एकदम सही है, सेंटर और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट आता है। नेक्स्ट, अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये गलत है। सिर्फ फेडरल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, सेंटर और स्टेट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड हटाओ, तो 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, 1 and 4 एंड 3 and 4। तो अब थर्ड देखते हैं, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ यूनियन टेरिटरी, ये भी नहीं आता है। अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ये भी आपका आता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द ओनली ऑप्शन जो कि सही है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2012 का क्वेश्चन है ये आपका, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी हमने किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखी है, क्या स्टेप्स हमने लिए हैं? तो वाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एकदम सही है। मैंने आपको उसमें भी बताया था किस तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस जो है मेक श्योर करते हैं। तो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नमेंट अपना फेवरेटिज्म नहीं कर सकती किसी को भी अपॉइंट करने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट, ये एकदम सही है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रही है, तो पार्लियामेंट को किसी मैटर पे, उनके सैलरी से रिलेटेड मैटर पे वोटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सही है। ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये गलत है, बल्कि जजेस के खुद के हाथ में है ये उनके स्टाफ वगैरह को अपॉइंट करना, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसके बाद हमारे पास कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी हैं, इनको देखते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। The Supreme Court's original jurisdiction extends to dispute between the union and a state or between 2 or more states. Second point, the original jurisdiction also includes dispute arising out of a pre-constitutional treaties and agreements. Third point, the Supreme Court cannot entertain disputes involving a private individual and the state under its original jurisdiction. अब ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं, इसका आंसर आप लोग बताओगे मुझे। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नाउ अ सिविल अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेकंड पॉइंट, इन क्रिमिनल केसेस एन appeal lies to the Supreme Court only if the High Court has reversed the order of acquittal or awarded a death sentence. इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, Parliament has no power to enlarge the appellate jurisdiction of the Supreme Court। तो इनका आंसर भी बताना मुझे, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा। देन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन गिवन by the Supreme Court under Article 143. The Supreme Court is not bound to give its opinion when asked by the President. The advisory opinion of the Supreme Court has no binding and force. ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं। देन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर जजेस, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन ड्यूरिंग देयर टर्म, द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू रिमूव जजेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कुछ रिट्स हैं और इनका पर्पस है, अब आपको बताना है कितने पेयर्स हैं जो करेक्टली मैच हैं। तो इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड कैसा लगा ये सेशन मुझे ज़रूर बताना, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।